लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो लुई 16 होता है वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए थर्ड एस्टेट पर जो टैक्सेस होते हैं उसको इंक्रीज़ कर देता है। मतलब अब जो सारी फाइनेंशियल क्राइसिस होगी वो थर्ड एस्टेट बियर करेगी। द स्ट्रगल टू सर्वाइव अब हम पढ़ने वाले हैं। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी 1715 से 1789 तक। मतलब इस पीरियड के बीच में लगभग 5 मिलियन जो है पॉपुलेशन बढ़ गई थी। अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है फूड की, क्योंकि जो 5 मिलियन लोग हैं वे फूड तो कंज्यूम करेंगे ही। अब जो प्रोडक्शन थी वो इतनी नहीं बढ़ रही थी। प्रोडक्शन जो थी वो उस पेस के साथ नहीं बढ़ रही थी जिस पेस के साथ डिमांड बढ़ रही थी। अब एक चीज़ देखो, जब किसी भी कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है पर उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो उसके प्राइसेस कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं? उसके प्राइसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिमांड जो है वो ज़्यादा है और वो बनी कम हुई है। तो प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो जो प्राइसेस थे फूड के वो क्या हो गए थे, वो ज़्यादा बढ़ गए थे। अब जो वर्कर्स थे उनकी जो वेजेस फिक्स थी, बट प्राइसेस बढ़ने के कारण फूड के वो जो गैप था पुअर और रिच वाला वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ऊपर से क्या था, उस वक्त फ्रांस में बहुत ठंड पड़ रही थी जिसकी वजह से स्नो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से जो हार्वेस्ट है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इन सब के कारण एक जो सिचुएशन है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन अराइज हो गई थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि एक मतलब जो बेसिक जो खाने की चीज़ें होती हैं वो भी एक नॉर्मल इंसान जो है नहीं खरीद पाता है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एडवाइजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। जैसे कि हमने देखा था कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और खाने की भी कमी थी, तो इन सब के कारण जो है पीजेंट्स और वर्कर्स ने सोचा कि वो रिवॉल्यूशन करते हैं। वो रिवॉल्यूशन करेंगे कैसे, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती थी। तो जो थर्ड एस्टेट के जो प्रोस्पेरस लोग थे या फिर जो एजुकेटेड लोग थे वे अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं ताकि इनके जो रिवॉल्यूशन है उसे एक शेप मिल सके। 18th सेंचुरी में अब एक नई क्लास एमर्ज होती है जिसका नाम था मिडिल क्लास। अब इस मिडिल क्लास में कौन लोग होते थे? ये एक मिडिल क्लास जो थी वो थर्ड एस्टेट के ही लोगों में से एमर्ज हुई थी, जो कि थर्ड एस्टेट के वेल्दियर लोग होते थे। जो 18th सेंचुरी है उसमें ओवरसीज़ ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था और जो वूलन और सिल्क टेक्सटाइल्स का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैन्युफैक्चरर्स को जो है प्रॉफिट हो रहा था, तो मैन्युफैक्चरर्स वेल्दी हो गए थे, ट्रेडर्स भी वेल्थी हो गए थे, जिसके कारण जो भी रिचर सेक्शन था वो इस रिवॉल्यूशन में एक मेन पार्ट प्ले करता है। लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और जितने भी जो एजुकेटेड लोग थे ना वे इंक्लूड होते हैं और ये कहते हैं कि जो प्रिविलेजेस होते हैं वो बाय बर्थ जो हैं वे नहीं मिलने चाहिए। ये सब कुछ जो भी होता है मेरिट के बेस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा जो है वही प्रिंस बनेगा और वही आगे हमेशा राजा का बेटा राजा बनेगा। ये सिचुएशन अब नहीं चलनी चाहिए। ऐसा जो एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुई थी उसका कहना था। ये लोग चाहते थे कि जो फ्रीडम और इक्वल लॉज हों और फ्रीडम हो सोसाइटी में, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। और ये सब जो आइडियाज़ आ रहे थे मिडिल क्लास में कहाँ से आ रहे थे? कुछ फिलोसफर्स थे जो ये आइडिया इन लोगों के अंदर जो है डाल रहे थे, जैसे कि जॉन लॉक है, जीन जॉक रूसो है। तो ये कुछ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जॉन लॉक ने एक बुक भी लिखी थी, टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें ये जो मोनार्क के जो एब्सोल्यूट राइट्स और पावर्स होती हैं उसके अगेंस्ट ये बात करता है। रोसो जो है इन्होंने भी एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की, जो कि इक्वालिटी की डिमांड करती है। एंड मोंटेस्क्यू नाम का एक फिलोसफर था जिसने ये द स्पिरिट ऑफ द लॉ की बुक लिखी थी। इसका मानना था कि जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ऐसा नहीं है कि एक मोनार्क होगा और सारी पावर उसी के पास होगी। 13 कॉलोनीज़ को जब यूएसए ने जब अपनी 13 कॉलोनीज़ को छुड़वा लिया था तो ब्रिटेन से, तो उसके बाद यूएसए ने ये डिवीज़न ऑफ पावर जो है इसे अप्लाई किया था अपनी कंट्री में। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। लुई 16 जो था वो क्या चाहता था? टैक्सेस बढ़ाना चाहता था।
बट उस टाइम क्या होता था, टैक्सेस ऐसे ही कोई भी नहीं बढ़ा सकता था, किंग भी नहीं बढ़ा सकता था। उसके लिए एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जनरल एस्टेट्स की, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ये जो मीटिंग थी ये लास्ट टाइम कब हुई थी, ये 1614 में हुई थी और ये अब 1789 में होने वाली थी। एस्टेट जनरल क्या है बेसिकली? एस्टेट जनरल में तीनों एस्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भेजे जाते हैं और वे डिसाइड करेंगे कि टैक्सेस जो हैं बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के होते हैं और 600 मेंबर थर्ड एस्टेट के होते हैं। ऐसा क्योंकि थर्ड एस्टेट के 600 मेंबर और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो टोटल पॉपुलेशन थी वो भी थर्ड एस्टेट की ही ज़्यादा थी। तो 5 मई को 1789 में ही लुई 16 जो है 5 मई को ये मीटिंग बुलाता है एस्टेट जनरल की, ताकि वो टैक्सेस बढ़ा सके। तो ये हॉल ऑफ वर्सेलिस में मीटिंग होती है और लोग आते हैं, 300 फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के आते हैं, 600 थर्ड एस्टेट के आते हैं। और इन जो 600 मेंबर्स थे इनमें जो है पीजेंट्स, आर्टिशियंस हैं, वुमेन्स हैं, ये इंक्लूड नहीं होती थी, एंट्री इनको अलाउड नहीं होती थी। हालांकि इनके जो है 4000 लेटर्स, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो ले ली गई थी, लेटर्स में लिख के इन्होंने दे दी थी। थर्ड एस्टेट से फिर कौन आया था अगर ये लोग नहीं आए थे? तो थर्ड एस्टेट के जो एजुकेटेड लोग होते थे और जो रिच लोग होते थे वही जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, बाकी लोगों को अंदर आना अलाउड नहीं होता था। तो जो वोटिंग होती थी एस्टेट जनरल की वो किस तरीके से होती थी? वो एक तरीके से ना प्रॉपर अनफेयर वोटिंग होती थी, जिसमें हर एक एस्टेट को एक वोट मिला करती थी। जब 1614 में हुई थी तो उस वक्त एक एस्टेट की एक वोट। तो ये अनफेयर क्यों था? ये अनफेयर इसलिए था क्योंकि जो मेंबर्स थे वो थर्ड एस्टेट में ज़्यादा थे। बट अब जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, अब जो मीटिंग हुई उसमें कहते हैं कि जो हर एक मेंबर है उसकी एक वोट होनी चाहिए, ना कि पूरे एक एस्टेट की एक वोट होनी चाहिए। तो ईच मेंबर शुड हैव वन वोट। ये इनके अंदर आइडिया कहाँ से आया था? ये रूसो की जो बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की, जो इक्वालिटी पीस ने लिखी थी, उसी से ये आइडिया आया था कि हर एक मेंबर की एक वोट होनी चाहिए। पर जब उन्होंने ये कहा किंग से तो वो तो मानने वाला था नहीं, तो उन किंग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोज़ल थर्ड एस्टेट का, जिसकी वजह से थर्ड एस्टेट जो होती है वो वॉकआउट कर लेती है नेशनल, वो जो असेंबली बनी थी वहाँ से, जनरल एस्टेट की मीटिंग से वो वॉकआउट कर जाती है। और 20 जून को वो अपने 20 जून को ग्राउंड ऑफ वर्सेलिस के एक इंडोर टेनिस में जाके अपने आप को नेशनल असेंबली के तौर पे घोषित कर देती है, डिक्लेयर कर देती है और एक ओथ लेती है कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट नहीं कर देते तब तक हम ये स्पेस नहीं छोड़ने वाले हैं। और इनके जो लीडर थे वो मेराबियो और अबेसियस थे। मेराबियो जो है ये जो है सेकंड एस्टेट के हैं, जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अबेसियस प्रिस्ट हैं जो कि क्लर्जी फर्स्ट एस्टेट के हैं। अबेसियस ने एक जो है पैम्फलेट भी लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट नाम का एक पैम्फलेट भी लिखा था।